तो इवेपोरेशन कैसे होता है, ये अगर वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से पानी ऊपर जाता है, पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेशन होता है, फिर उससे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। तो पानी वाटर वेपर कैसे कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे एक तो हो सकता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है, एवापोरेशन मतलब लिक्विड से गैस बना, एवापोरेशन मतलब लिक्विड से गैस बना। फिर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की लीव्स होती हैं, एक प्लांट है, प्लांट्स की लीव्स होती है, वहां से अगर पानी ऊपर जा रहा है, गैस में बन रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर अगर सीधे सॉलिड से गैसियस बन रहा है, सॉलिड से ग्लेशियर से, ग्लेशियर में सीधे सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब सॉलिड से गैस बन रहा है, तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो फिर वो जाके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद होता है प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट, हेल। तो अगर आइस से डायरेक्टली अगर स्टीम बन जाए तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, और स्टीम से डायरेक्टली आइस बन जाए तो उसे बोलते हैं डीसब्लिमेशन। और अगर स्टीम से वाटर बन जाए तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड अगर वाटर से अगर स्टीम बनती है तो उसे एवेपोरेशन बोलते हैं। और अगर वाटर आइस में बन जाए तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर होता है, 0 to 4% होता है, 0 to 4%, अराउंड 2% वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में। यानी इसे मेजर करते हैं बाई हाइग्रोमीटर, से मेजर करते हैं बाई हाइग्रोमीटर, बाई हाइग्रोमीटर, से मेजर करते हैं बाई हाइग्रोमीटर। तो अगर देखें तो वाटर वेपर क्या होता है, इवन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड इवन आउटगोइंग सोलर रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर वेपर दोनों को एब्जॉर्ब करता है, इनकमिंग को भी एंड आउटगोइंग को भी। बाकी अदर जैसे CO2 या और अदर मॉलिक्यूल्स से सिर्फ वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वाटर वेपर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो काफी क्रिशियल रोल प्ले करता है हीट बजट में। एंड वाटर वेपर में क्या होता है कि कितना वाटर वेपर होगा, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ लेटेंट हीट स्टोर्ड इन द एटमॉस्फेयर। कितनी लेटेंट हीट होगी उसी हिसाब से स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स बनेंगे। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ये डिटरमाइन करेगी स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एंड ह्यूमन बॉडी रेट ऑफ कूलिंग ये भी मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। जितना वाटर वेपर होगा उतना मॉइस्चर होगा, उतनी ही हमें गर्मी लगेगी। एंड रेट ऑफ कूलिंग, ह्यूमन बॉडी की रेट ऑफ कूलिंग उसी हिसाब से अफेक्ट होगी। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा वही डिटरमाइन करेगा कितना लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी होगी, और उतनी ही उसी से पता चलेगा स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ये ह्यूमन बॉडी के रेट ऑफ कूलिंग को अफेक्ट करेगा कि अगर ड्राई एरिया में होगा तो आप जल्दी कूल हो जाएगा, अगर मॉइस्ट एरिया में होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, वहाँ पे जल्दी रेट ऑफ कूलिंग धीरे में होगी। ये रेट ऑफ ह्यूमन की बॉडी की रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करती है सेंसिबल, अपने रेट ऑफ कूलिंग को इम्पैक्ट करती है बाय इन्फ्लुएंसिंग द सेंसिबल टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो हमें पता है हम ओशियन है, जो 71% हमारा एरिया ओशियंस है, और वो 97% वाटर है। जितना भी वाटर है अर्थ सरफेस में 97% तो ओशियंस में ही है। एंड एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन वही वाटर साइकिल में होता है, एवेपोरेशन आता है वो होता है, और फिर इसमें प्रेसिपिटेशन होता है। तो ज्यादातर एवेपोरेशन जो होता है, ज्यादा प्रेसिपिटेशन 84% तो ओशन में होता है, सिर्फ 16% प्रेसिपिटेशन ये लैंड पे होता है। एंड सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन इक्वेटोरियल रीजन में होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई इंसोलेशन है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ी है एंड लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो बादल बनते हैं यहाँ पे गिरता है। एंड तो इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में आपको लग्जूरियंट वेजिटेशन मिलेगा, बहुत अच्छा वेजिटेशन मिलेगा। एंड ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर, कितने ग्राम ऑफ वाटर वेपर है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर में कितने ग्राम ऑफ वाटर वेपर है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब में देखते हैं, तो कितना ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है पर यूनिट ऑफ एयर, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह अलग अलग होती है। वार्म एयर में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, जितनी वार्म होगी जितनी गर्म एयर होगी वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पाएगी एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। कोल्ड एयर इतना मॉइस्चर नहीं कर पाती। तो ज्यादातर ये जो एयर कितना मॉइस्चर होल्ड करेगी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वार्म एयर ज्यादा होल्ड कर लेती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितना अभी ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर है, और फुल कैपेसिटी में मॉइस्चर कितना हो सकता है, तो ये होता है। तो जैसे 80 उसमें अभी मॉइस्चर है एंड फुल कैपेसिटी में 100 हो सकता है, तो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो ये फुल कैपेसिटी से डिपेंड करते हैं कितनी ह्यूमिडिटी है, तो इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये क्या होती है, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ये भी चेंज होती है।
जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर पाओगे, टेम्परेचर कम होगा कम मॉइस्चर को होल्ड कर पाओगे। एंड ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लैंड पे ज़्यादा होती है कि ओशंस पे? ओशंस पे ज़्यादा होती है कि ओशंस में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओशंस पे ज़्यादा होती है। तो हम दो तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेंज कर सकते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ऐड कर दें, देखिए जैसे 80% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हमें 100% करनी, और ज़्यादा मॉइस्चर कर दिया 100% कर दिया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरी हो जाएगी, 100% हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो मॉइस्चर ही ऐड कर दें। या दूसरा होता है टेम्परेचर चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 80, अब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया तो कैपेसिटी भी 80 हो गई, होल्ड करने की कैपेसिटी भी 80 होगी, तो 100% पहुंच गया। या हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो 80% मॉइस्चर तो अभी 80% है, कैपेसिटी इसकी 200 कर दी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो पहले 80 थी 100, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया मतलब कैपेसिटी होल्ड करने की कम हो गई, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बढ़ गई, मतलब 200/80, तो ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करके कि रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर, तो रेट ऑफ एवापोरेशन कौन बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं, सो इसके इट इज अ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर। अगर 100% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है, मतलब उसके बाद वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। और 50% होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब अभी 50% और कैरी कर सकता है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर, एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। तो जब ड्यू पॉइंट, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी मतलब सैचुरेटेड होगी, मतलब सैचुरेटेड हो गई एयर, मतलब इससे ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी, तो जिस टेम्परेचर पे वो सैचुरेट होती है उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देंगे फिर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे वो अभी सैचुरेटेड हुई है उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट, कि मतलब अब सैचुरेटेड होगी मतलब और ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं होल्ड कर पाएगी। तो एयर कंटेनिंग मॉइस्चर फुल कैपेसिटी में होगी एट अ गिवन टेम्परेचर, मॉइस्चर उसकी फुल कैपेसिटी में अगर इस एक टेम्परेचर टी पे, तो जिस टेम्परेचर टी पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, तो हम इसमें वेट ले रहे हैं, जब वेट ले रहे हैं तो ना ही टेम्परेचर से इफेक्ट होगी ना ही प्रेशर से इफेक्ट होगी। एक हम लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वेट ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब मीटर क्यूब है, ये ग्राम लेते हैं वेट ऑफ एयर, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम दोनों में ले रहे हैं, और हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या देते हैं, मॉइस्चर कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, ये लेते रहे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो ये टेम्परेचर एंड ये टेम्परेचर प्रेशर चेंज करो तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी है, पानी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट्स में जाता है, तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। एंड इवेपोरेशन कैसे होता है कि अगर सपोज कोई सैचुरेटेड लेयर है, सैचुरेटेड लेयर है तो वो इवेपोरेशन नहीं होगा, उसका सैचुरेटेड है, तो जब विंड आएगी बहुत हाई मूवमेंट ऑफ एयर होगा तो वो सैचुरेटेड लेयर है उसे अनसैचुरेटेड पे कन्वर्ट कर देगी। तो मूवमेंट ऑफ एयर, जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ एयर होगा उतना ही ज्यादा एवेपोरेशन होगा। तो मूवमेंट ऑफ एयर से क्या होता है, विंड क्या करता है, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड से चेंज कर देता है, तो एवेपोरेशन ज्यादा, विंड ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है तो एवेपोरेशन ज्यादा होगा। एवेपोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि वाटर अवेलेबल कितना, ज्यादा वाटर पर ज्यादा एवेपोरेशन, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ज्यादा होगा ज्यादा एवेपोरेशन होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब अगर सैचुरेटेड है तो एवेपोरेशन नहीं होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है तो एवेपोरेशन हो जाएगा। एरिया ऑफ एवेपोरेटिंग सर, कितना एरिया है, एरिया कम होगा तो कम एवेपोरेशन होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा, ज्यादा ढका हुआ है तो एवेपोरेशन कम होगा। फिर विंड स्पीड, विंड स्पीड ज्यादा होगा तो विंड स्पीड जब ड्राई होगी दैट इज फेवर विद ड्राई एयर दैट फेवर्स मोर एवेपोरेशन। तो विंड जो होती है वो ड्राई एयर से रिप्लेस कर देती है एंड ज्यादा एवेपोरेशन होता है। तो जब भी हाई टेम्परेचर होता है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है मतलब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ सॉरी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अभी ज्यादा है, अभी और भी मॉइस्चर होल्ड कर सकते हैं, लाइक 40 से 80 लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड से रिप्लेस कर देंगे, तो उसमें एवेपोरेशन बहुत ज्यादा हाई होगा। एंड कहीं कभी डिहाइड्रेशन ऑफ सॉइल भी हो जाता है अप टू सेवरल डेप्थ और इंचेस, तो डिहाइड्रेशन ऑफ सॉइल भी हो जाता है एवेपोरेशन से। फिर अगर कहीं कहीं अगर एयर प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, अगर एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर राइज नहीं कर पाएगी, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, तो एयर प्रेशर कम होगा तो एयर आराम से राइज कर पाएगी, लो प्रेशर में एयर अच्छे से राइज कर पाती है।
तो एयर प्रेशर कम होगा तो अच्छे से एवेपोरेशन होगा। एंड वाटर का कंपोजिशन, अगर सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन होगा। तभी फ्रेश वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होता है एज कम्पेयर टू सॉल्ट वाटर। एंड तो इसमें क्या होता है कि सैलिनिटी पे डिपेंड करता है ये। फिर ओशन जो है वो 5% ज़्यादा इवेपोरेट करता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। तो ओशन वाटर 5% ज़्यादा इवेपोरेट होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। फिर मोड इवेपोरेशन बाई प्लांट एंड लैंड, अगर प्लांट्स जो है वो ज़्यादा इवेपोरेट करते हैं एज कम्पेयर टू लैंड। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है जो जो इधर लीव्स से होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंड से। एवेपोरेशन प्लांट से ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंड से एवेपोरेशन। एवेपोरेशन होता है, पानी इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट के बाद होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है ऊपर जाके गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस मॉलिक्यूल फिर से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है एंड ये हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई में ये कंडेंस हो जाती है। हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जैसे डस्ट, स्मोक, पॉलन, सॉल्ट्स, तो ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर जो अटैच हो जाती है, जो वाटर वेपर है इनके ऊपर अटैच हो जाता है एंड ये क्लाउड्स बनते हैं इससे। तो कंडेंसेशन होता है along the hygroscopic condensation nuclei and particles consist of dust, smoke, pollen and salt। तो कंडेंसेशन कब होता है, जब एक तो कंडेंसेशन होता है जब ड्यू पॉइंट रीच हो जाए। ड्यू पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर पे जहाँ पे सेचुरेशन 100% सेचुरेशन हो जाए। ये कब होता है, जब वाटर, जब जो एयर है ऊपर जाती रहती है, कूल होती रहती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती रहती है। तो ऐसे पॉइंट ड्यू पॉइंट पहुंच जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, तो वहाँ पे ड्यू पॉइंट होता है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड हो जाती है, फिर वो क्लाउड्स में बच जाती है। तो देयरफॉर जो अमाउंट ऑफ कूलिंग है, तो जो कंडेंसेशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ कूलिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है कंडेंसेशन। तो कूलिंग ज़्यादा होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी। कूलिंग होगी तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। वो अगर ये नीचे वाली कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो ऊपर वाला आराम से ये 100% पहुंच जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड अमाउंट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। तो ये कंडेंसेशन जब होता है जब वो ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाए, ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाए मतलब 100% सेचुरेटेड हो जाए एडियाबेटिकली, मतलब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एंड एडियाबेटिकली हो, मतलब कोई हीट लॉस ना हो एडियाबेटिकली। एक तो इस तरीके से होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए एंड ड्यू पॉइंट पहुंच जाए एडियाबेटिकली, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। सेकंड, जब वॉल्यूम या टेम्परेचर रिड्यूस कर दो, वॉल्यूम रिड्यूस कर दो, टेम्परेचर रिड्यूस कर दो तो आराम से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। वॉल्यूम रिड्यूस कर दोगे एंड टेम्परेचर रिड्यूस कर दोगे तो ऊपर जो ये होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाएगी। फिर मॉइस्चर, आप मॉइस्चर ऐड कर दो थ्रू एवापोरेशन, मॉइस्चर ऐड कर दो ऊपर वाली जो अभी 80% है वो 100% हो जाएगी मॉइस्चर ऐड करने से, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा। फिर इसे कंडेंसेशन किस किस फॉर्म में होता है, या तो ड्यू बनेगा या फ्रॉस्ट बनेगा, फॉग या क्लाउड। ड्यू, फ्रॉस्ट, इन सब में ये लिक्विड के फॉर्म में कंडेंसेशन के न्यूक्लियाई के अराउंड ये लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स अटैच होते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अंदर। या तो ड्यू होगा, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। कंडेंसेशन जब होता है जब ड्यू पॉइंट लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट के एंड एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो एज वेल एज जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से हायर हो, तो दोनों कंडीशन में कंडेंसेशन होता है। हमें कैसे पता चलेगा फ्रॉस्ट, स्नो एंड ये कब बनेगा, फ्रॉस्ट, स्नो कब बनेगा एंड ड्यू, फॉग एंड क्लाउड्स कब बनेंगे। तो जब ड्यू पॉइंट होता है जब वो लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट से, तो वाइट, तो जब टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट को लोअर है फ्रीजिंग पॉइंट से तो हमें वाइट, फ्रॉस्ट, स्नो एंड क्लाउड्स, सम क्लाउड्स दिखेंगे जैसे सरस क्लाउड्स टाइप के दिखेंगे। और जब टेम्परेचर है, जब ड्यू पॉइंट है या टेम्परेचर है हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट तो ड्यू, फॉग एंड क्लाउड्स बनेंगे। ड्यू, फॉग एंड क्लाउड, जब टेम्परेचर हायर है फ्रीजिंग पॉइंट से तो ड्यू, फॉग एंड क्लाउड्स बनेंगे। ड्यू क्या होता है, हम अगर सर्दियों में उठते हैं तो हम देखते हैं गाड़ी पे या प्लांट्स पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्यू होते हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अलोंग ही अटैच होते हैं। ये जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे स्टोन है, ग्लास ब्लेड्स है या प्लांट लीव्स है, इनके ऊपर ग्रास होती है या प्लांट लीव्स होती है उनके ऊपर अटैच होते हैं, ये इसे ड्यू बोलते हैं। तो ड्यू कब होता है, ड्यू फॉर्म होने की कंडीशन क्या है, तो एक तो क्लियर स्काई होनी चाहिए, क्लियर स्काई, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तभी तो कंडेंसेशन होगा। कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट होगी। क्लियर स्काई क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एंड
काम एयर होनी चाहिए, काम एयर होनी चाहिए। देखो पहले क्लियर स्काई की होनी चाहिए, क्लियर स्काई नहीं होगी तो बादल होंगे, बादल होंगे तो वो क्या करेंगे, जो आउट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये ठंडा नहीं होने देंगे, ठंडा नहीं होने देंगे तो हमें क्या चाहिए, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट चाहिए। ठंडा नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्लियर स्काई होनी चाहिए। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, मतलब हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, मतलब 100% ह्यूमिडिटी होगी, तभी तो कंडेंसेशन हो पाएगा, तभी तो वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो पाएगा। तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट से क्या होगा, क्योंकि कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स है तो ठंड ठंड ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने देखा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगी, मॉइस्चर हो सकता है ज़्यादा हो, मॉइस्चर हो सकता है कम हो, लेकिन कैपेसिटी टू होल्ड वो कम हो जाएगी, कैपेसिटी टू डिनोमिनेटर ये कम हो जाएगी, कैपेसिटी टू होल्ड कम हो जाएगी क्योंकि वार्म एयर ज़्यादा होल्ड कर दिया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाएगी। एंड काम एयर, काम एयर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर काम एयर नहीं होगी तो जो ड्राई एयर होती है वो क्या करती है, सैचुरेटेड एयर को अनसैचुरेटेड में से रिप्लेस कर देती है, अनसैचुरेटेड एयर, तो हमें सैचुरेटेड एयर चाहिए, इसलिए काम एयर होनी चाहिए। और ये ड्यू पॉइंट जब होता है, जब ड्यू पॉइंट इज एवर फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तभी हम हमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखती है, कोई आइस के फॉर्म में नहीं दिखती। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर हो वो ग्रेटर हो फ्रीजिंग लाइक ड्यू पॉइंट से, मतलब ड्यू पॉइंट 0 से ज़्यादा लाइक कम हो 0 डिग्री से कम हो, तो इससे क्या होगा, तो आइस क्रिस्टल बनेंगे, इस टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे, ये भी व्हाइट फ्रॉस्ट बनता है, इसमें व्हाइट फ्रॉस्ट बनता है, तो ये भी ये चीज़ सरफेस के गोल्ड सरफेसेस के ऊपर बनता है, जब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से सेल्सियस से कम हो, तब ड्यू पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो, तो माइन्यूट आइस क्रिस्टल बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट की बजाय, वाटर ड्रॉपलेट नहीं बनते हैं, तो ड्यू नहीं बनता है, यहाँ पे व्हाइट फ्रॉस्ट बनता है इस केसेस में। तो इसमें क्या होता है, एयर टेम्परेचर बिलो होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से, 0 डिग्री से सेल्सियस से कम होना चाहिए ये बनने के लिए, व्हाइट फ्रॉस्ट तब बनेगा, व्हाइट फ्रॉस्ट। तो अभी तक हमने देखा था ड्यू एंड व्हाइट फ्रॉस्ट, ड्यू एंड व्हाइट फ्रॉस्ट में क्या है, इन दोनों में क्या है, ये कंडेंसेशन हो रहा है, इसमें ग्रेटर देन है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट, लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स पे हो रहा है, लेकिन फॉग जो होता है, फॉग ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होता है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अलॉन्ग सस्पेंड होता है, फॉग किसी सरफेस में नहीं होता है, ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के अलॉन्ग सस्पेंडेड होता है एयर में। फिर फॉग कब बनता है, जब बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर हो, मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो एंड टेम्परेचर एकदम गिर जाए, तो एकदम टेम्परेचर गिर जाए तो मॉइस्चर ज़्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तो नियर ग्राउंड ही ये क्लाउड्स बन जाएंगे, तो क्लाउड्स बहुत ही नियर द ग्राउंड ये फॉग बोलते हैं। तो फॉग एंड मिस्ट, इससे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो जब टेम्परेचर क्या हो, जब टेम्परेचर जो हो, वाटर वेपर प्रेजेंट हो और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा फॉल कर जाए, एकदम आउट ऑफ सडन फॉल कर जाए, जैसे रात को हो जाता है, जैसे दिन में उठता है, तो फॉग बन जाता है, तो कंडेंसेशन होता है अमंग द डिस्ट पार्टिकल, तो ये बहुत ही नियर द ग्राउंड बनते हैं, फॉग एंड मिस्ट विजिबिलिटी बहुत कम करते हैं। और अगर इंडस्ट्रियल सेंटर हो आसपास तो स्मोक निकलता है, वहाँ से स्मोक निकलता है, स्मोक प्लस फॉग स्मोक बना देता है, तो विजिबिलिटी और कम हो जाती है और बहुत हार्मफुल होता है ये। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉग होते हैं, एक रेडिएशन फॉग होता है, एडवेक्शनल फॉग होता है, फ्रंटल फॉग होता है, प्रेसिपिटेशन फॉग होता है, तो ये होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉग होते हैं। तो रेडिएशन फॉग क्या होता है कि ये रेडिएशन से निकलता है, कूलिंग ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम एडजेसेंट एयर, तो ये विंटर्स में बनते हैं, जैसे ग्राउंड कूल होता है विंटर्स में, ग्राउंड कूल होता है, इसकी एडजेसेंट एयर कूल हो जाती है, तो ये जब एडजेसेंट एयर कूल है तो क्या होगा, तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी फटाफट 100% पहुंच जाएगी, क्योंकि कूल एयर है, मॉइस्चर होगा थोड़ा बहुत, तो मॉइस्चर ऊपर वाला सपोज 10 है और टेम्परेचर कम हो गया तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी 10 होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, तो लो लेवल पे ग्राउंड बन जाएगी, तो इसे रेडिएशन फॉग बोलते हैं। रेडिएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इससे रेडिएशन निकल रही है, जो कूल एयर, कूल जो सरफेस है उससे रेडिएशन निकल रही है, उसकी वजह से ये ठंडा हो जाता है, इसकी वजह से फॉग बनता है, इसलिए होता है रेडिएशन फॉग। तो रेडिएशन फॉग ये बहुत ही ये ज़्यादा थिक नहीं बनता है, रेडिएशन फॉग जो बनता है ये सरफेस को ठंडे की होने की वजह से बनता है, एंड ये विंटर्स में बनता है यूजुअली रेडिएशन फॉग। एडवेक्शन फॉग होता है, हमने देखा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं एडवेक्शन। जो एडवेक्शन होता है मतलब एक वार्म एयर जा रही है और जैसे ही वार्म एयर एक कोल्ड सरफेस के ऊपर पहुंचेगी तो इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, जब ये कोल्ड सरफेस के ऊपर जाएगी तो जैसे ही इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ये कम हो जाएगा, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुरंत 100% पहुंच जाएगी, जब ये कोल्ड सरफेस हो जाएगी यहाँ पे ये फॉग बनाएगी, इस फॉग को बोलते हैं एडवेक्शन फॉग, एंड ये काफी थिक एंड परसिस्टेंट फॉग होता है। एंड ये वार्म एंड कोल्ड जब वाटर मिक्स करते हैं, जब ओशंस में वार्म एंड कोल्ड वाटर मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एडवेक्शन फॉग मिलते हैं। हमने देखा था ओके मतलब ओयाशियो करंट एंड कैसे कुराशियो करंट मिलते हैं, तो वार्म एंड कोल्ड ये कोल्ड है, ये ऊपर ओयाशियो करंट एंड कुराशियो करंट, ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है, ये जब दोनों मिल रहे हैं
तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोल्ड, इसके ऊपर जो एयर होगी वो कोल्ड होगी एंड इसके ऊपर वार्म होगी, तो वार्म एयर जब कोल्ड एयर के ऊपर जाएगी तो एकदम यहाँ पे फॉग बनेगा, ये एडवेक्शन फॉग बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एकदम 100% पहुंच जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये होता है एडवेक्शन फॉग। तो एक होता है फ्रंटल फॉग। फ्रंटल फॉग या प्रेसिपिटेशन फॉग कब होता है? फ्रंटल फॉग है जब एक कोल्ड एयर मास है, कोल्ड एयर मास ये रिप्लेस कर देगा वार्म एयर मास को, इसके नीचे चला जाएगा। तो जहाँ पे ये कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास मीट करेंगे तो वहां पे फॉग क्रिएट होगा। इसे बोलते हैं फ्रंटल एंड प्रेसिपिटेशन फॉग। एंड विजिबिलिटी इसकी लेस देन 1 किलोमीटर, लाइक 500 मीटर तक ही आप देख सकते हो जब फॉग होगा। तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है फॉग की। तो मिस्ट एंड फॉग में अंतर क्या होता है? मिस्ट एंड फॉग में सिर्फ एक अंतर होता है कि मिस्ट में ज्यादा मॉइस्चर होता है, मिस्ट में मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो मिस्ट कैसे बनता है? जैसे कोई माउंटेन स्लोप हो, जब माउंटेन स्लोप पे ये एयर राइज कर रही है तो ये ऊपर जा रही है, तो इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड कंडीशन होती जा रही है, तो यहाँ पे मिस्ट बनेगा। तो जैसे ही ये, तो इसमें क्या होता है, ये थिकर लेयर, यहाँ पे थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है तो इसमें थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर बनती है एज कम्पेयर टू फॉग। एंड इसमें फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में बनता है। एंड ये जैसे फॉग होता है वो फॉग काफी टाइम तक रहता है, ये इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं तो इट इज डेंस, ये डेंस होता है एंड क्विकर टू डिसिपेट, जल्दी से डिसिपेट हो जाती है मिस्ट। तो इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होती है फॉग से, इसमें 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर विजिबिलिटी रहती है, इसमें विजिबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा होता है। एंड फॉग्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, इनमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। देखा मिस्ट कैसे बन रहा है कि एक माउंटेन के ऊपर टॉप में जा रहे हैं एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाए, मिस्ट बन रहा है यहाँ पे, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा यहाँ पे। एंड फॉग हमने देखा था जब वार्म एयर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है तब फॉग ज़्यादातर बनता है, तो ये होता है फॉग। मिस्ट की पिक्चर है, इसमें विजिबिलिटी थोड़ी दूर तक होती है, मिस्ट में विजिबिलिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू फॉग। एंड वाटर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो हेज क्या होता है? हेज में देखो कंडेंसेशन नहीं होता, अभी हमने देखा फॉग, स्मोक, डस्ट, ड्यू, इन सब में कंडेंसेशन हो रहा था, फॉग, मिस्ट एंड ड्यू एंड फ्रॉस्ट, इन सब में क्या हो रहा था? व्हाइट फ्रॉस्ट, ये सब में कंडेंसेशन होता है। लेकिन हेज में कंडेंसेशन नहीं होता, लेकिन विजिबिलिटी कम करता है हेज, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई पार्टिकल्स ही क्लैरिटी ऑफ स्काई को बंद कर देते हैं। जैसे बहुत सारी स्मोक है एंड डस्ट है, तो ये क्लैरिटी ऑफ स्काई को अफेक्ट करते हैं। जैसे ये स्मोक एंड डस्ट कहाँ से आ सकती है? जैसे ट्रैफिक से, ट्रैफिक या फार्मिंग, प्लगिंग हो रही है, ड्राई वेदर में प्लगिंग हो रही है तो वहां से डस्ट आ गई, ट्रैफिक, इंडस्ट्री, वाइल्ड फायर्स, तो इससे क्या होता है? हेज क्रिएट हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हेज क्रिएट हुई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर हुए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ गए एटमॉस्फेयर में, तो हेज क्रिएट